तो ये है मैम सन 1500 के अंदर, जब जॉर्जियन पावर्स हमारी वर्ल्ड के सिर्फ 2% लैंड ही कंट्रोल करते थे। एंड बूम, हम आ चुके हैं 1914 के अंदर, जब जॉर्जियन पावर वर्ल्ड की 84% ऑफ लैंड को कंट्रोल करते हैं। आइए आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तुमने भी कभी सोचा होगा कि एक तरफ जहाँ ऑटोमन्स है जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकतवर फौज और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तरफ है इंडियन जो कि अपने स्पाइसेस और स्पाइसेस की वजह से काफ़ी रिच हैं बड़े, और दूसरी तरफ चाइनीज डायनेस्टीज हैं जो कि अपने गन पाउडर और शिप्स की वजह से काफ़ी ताकतवर है। लेकिन आखिर ये कैसे ख़त्म हो गए? आखिर यूरोपियन पावर्स ने कैसे आकर इनको तो कॉलोनाइज? तो इस सब की शुरुआत होती है लेट 1500s के अंदर, जब स्पेन और पोर्चुगीज़ ने फैसला किया कि अब वो अपनी पायर्स को ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। उसके लिए उनको ज़रूरत थी ट्रेड की, तभी तो वो ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन अगर लैंड से उनको इंडिया और चाइना से ट्रेड करनी थी तो बीच में उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो कि थे ऑटोमन एम्पायर्स, जो कि मुस्लिम एम्पायर थी, जबकि स्पेन वाले की क्रिश्चियन से, तो इनकी आपस में तो खास बनती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लेंगे एक दूसरा रूट। तो इन्होंने फैसला किया कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का चक्कर काट के फिर इंडिया और चाइना से जाकर ट्रेड करेंगे। रास्ते में उन्होंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बॉर्डर्स काटे के ऊपर अपनी पोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से बेसिकली इनके सो कॉल्ड इंपीरियलिज्म की शुरुआत हुई। तो उसी टाइम एक इटालियन एक्सप्लोरर आया जिसको हम क्रिस्टोफर कोलंबस भी कहते हैं। उसने सोचा कि अगर हम ईस्ट की जगह वेस्ट जाएं तो क्या पता हम इंडिया जल्दी पहुंच जाए। तो ये निकला अपनी कश्ती में बैठा और ये निकल गया वेस्ट की तरफ। वहाँ पर इसको लैंड मिला जिसको इसने इंडिया कहा, जबकि वो इंडिया नहीं था, बल्कि उसको तो मिल चुका था एक और ही लैंड जिसको हम सब अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो उसने आकर यूरोप में बताया कि हमारे वेस्ट में बहुत सारा एक अनक्लेम्ड लैंड है पड़ा, जिसको जाकर हम क्लेम कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं, जिनको ये रेड इंडियंस को बेसिकली अनसिविलाइज्ड लोग कहकर पुकारा था। पोर्चुगल स्पेनिश ने उस सारी एरिया को न्यू वर्ल्ड का नाम दिया, जहाँ पर उन्होंने मेजर ऑफ हिस्सा क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। याद रखना, सबसे पहले वहाँ ट्रेड करने गए थे, तो इन्होंने उनको कहा कि हम तुमको देंगे खेती बाड़ी के औजार, कुछ सोने के सिक्के वगैरह, लेकिन तुम खुद सोच रहे हो कि तुम्हारे पास कोई आया तुम्हें कहे कि मैं तुम्हें खेती बाड़ी के औजार दूंगा, तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो। ऐसा तो होना नामुमकिन था। उन्होंने जारी बात है इनको डंडे मार के बाहर भगाया। तो उन्होंने देखा कि इनके पास ना फौज है, ना ये सिविलाइज्ड है और सिविलाइज्ड और ऑर्गेनाइज है कि हम जैसे यूरोपियन पावर्स के खिलाफ खड़े हो सके। तो इन्होंने जाकर वो सो कॉल्ड अनक्लेम्ड लैंड को जाकर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अपनी बंदूकों के जरिए, अपनी सो कॉल्ड बीमारियों के जरिए उन सबको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। जब पोर्चुगीज और स्पेनिश पीपल सारा काम कर रहे थे, उसी टाइम फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस गेम के अंदर एंट्री मारी। उन्होंने जहां स्पेनिश और पोर्चुगीज साउथ अमेरिका के अंदर अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने पे लगे हुए थे, उस टाइम उन्होंने नॉर्थ अमेरिका टेरिटरीज बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो एक पूरे न्यू वर्ल्ड के ऊपर उनका कंट्रोल जम गया, तो अब उनकी नजर आई एशिया के ऊपर। लेकिन एशिया का ये मसला था कि अमेरिका की तरह जो जिसको वो अनक्लेम्ड लैंड कहते थे, एशिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े किंगडम पहले से बसे हुए थे। उनसे डायरेक्ट लड़ाई करना ब्रिटिश या फ्रांस एम्पायर के लिए बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने एक प्लान लगाया। उन्होंने बेसिकली अपने आम ताजिरों को कहा कि तुम बनाओ बड़ी बड़ी कंपनी, दूर दूर जाके ट्रेड करो, उनके साथ ट्रीटीज बनाओ, एक काम करो। और उन सब कंपनीज के अंदर मेजर शेयर होल्डर ब्रिटिश एम्पायर या फ्रांस एम्पायर ही होती थी। यहीं से बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी शुरुआत हुई थी। तो वो पूरी कंपनी दूर दूर एशियन किंगडम्स के अंदर जाती, उनके साथ ट्रीटीज करती, वहाँ अपने बेसिकली सेटअप बिठाती। तो जो किंगडम इनको आने की इजाज़त देते वहाँ ये अपनी सेटअप बना लेते, आहिस्ता आहिस्ता उनकी लैंड को खरीदना स्टार्ट कर देते, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर राजा के दुश्मनों को खरीदना स्टार्ट कर देते। इवेंचुअली उनको पैसे भर के वहाँ पपेट गवर्नमेंट्स को बिठा देते, जिनको जिस वजह से उनको ट्रेड में मदद मिलती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऐसे बहुत सारे लैंड को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम सब जानते हैं कि देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड यूरोपियन पावर से नीचे आ गया, और जो इनकी कॉर्पोरेट कंपनीज या फिर जो इनकी पॉपेट कंपनीज ने बेसिकली वहाँ जाकर एशियन कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया था, वो भी आगे जाकर क्योंकि सारी एम्पायर्स उनकी मेजर शेयर होल्डर थी, उन कंपनीज को उन कंट्रीज के ऊपर अपना राज सेटअप कर लिया। और हम इसके बाद सब जानते हैं कि 1914 के बाद क्या हुआ था। उन्हीं थी 2 वर्ल्ड वॉर्स, सिविलाइज्ड कौम आपस में लड़ी थी, जिन्होंने आपस में ही अपने करोड़ों लोगों को मार दिया। जिसके बाद इनके पास पैसा खत्म हो गया जिनसे ये अपनी कॉलोनीज को बेसिकली चला सके, और पहले ही अपनी कॉलोनीज को बहुत ज्यादा उनको मिल कर चुके थे। इसके बाद हम सब जानते हैं कि उन सब कॉलोनीज के अंदर आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें साउथ अफ्रीका वगैरह और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पड़े। और फिर इन्होंने वही ह्यूमन राइट्स का कहा है कि इन सब मुल्कों को आज़ादी देना स्टार्ट कर दी, और फिर वो अपने कॉन्टिनेंट तक सिमट कर बैठ गए। आगे सामने एक वीडियो आ रही है जिसमें हमने बताया कि कतर कैसे पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर मुल्क कैसे बना। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।